दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन आज बात करेंगे राजस्थान के जो एकीकरण पढ़ रहे थे उसके छठवें चरण की। अपन इससे पहले बात कर चुके हैं 5 चरणों की। 5 चरण अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें मत्स्य संघ प्रथम चरण था, राजस्थान संघ दूसरा चरण था, संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था, वृहत्तर राजस्थान चौथा या चतुर्थ चरण था, और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान जो पांचवा चरण था। आज अपन बात करेंगे छठवां चरण या षष्ठम चरण। देखिए, षष्ठम चरण में या छठवां चरण में राजस्थान का नाम राजस्थान कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है। आज छठवें चरण की बात करते हैं। देखिए, इसमें जो सिरोही रियासत का जो विलय किया गया था, सिरोही रियासत का जो पूर्णतः विलय नहीं किया गया था, इसके जो कुछ क्षेत्र थे वो गुजरात या बॉम्बे प्रांत में मिला दिए गए थे। ये कारस्तानी करने वाले बंदे थे या कैंडिडेट थे, बहुत ही चतुर सरदार, जिनका अपन नाम बार बार में पढ़ रहे हैं पहले से। जो एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात या बॉम्बे प्रांत से थे। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मैंने में एक बात चल रही थी शुरू से ही कि सिरोही जिस क्षेत्र में हो रहेगा, या सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र जो जिस क्षेत्र में रहेगा, राजस्थान या बॉम्बे प्रांत, उस क्षेत्र का जो पर्यटन से लेकर जो भी राजस्व आएगा, जो उस दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेगा, या आर्थिक स्थिति पर्यटन की अच्छी रहेगी। ठीक है, पर्यटन की आर्थिक स्थिति रहेगी, अच्छी रहेगी, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो छोटे मोटे जो काम करते हैं, रेहड़ी पटरी वाले, उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति रहेगी, तो किसी न किसी प्रकार से आर्थिक रूप से एक इम्पोर्टेंट जो पहलू था, जो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र जिस क्षेत्र में मिलना था। ठीक है, तो पटेल जी के मन में एक बात चल रही थी कि भाई आबू और देलवाड़ा क्षेत्र, देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, इसको बॉम्बे प्रांत या गुजरात में रखना है अपने को। तो शुरुआत में ही क्लियर कर दिए थे एकीकरण के समय में, भाई सिरोही को बाद में देखेंगे और रियासतों का विलय कर लेते हैं, सिरोही बॉम्बे में मिलाया जाएगा या गुजरात में मिलाया जाएगा। अब बात आती है छठवें चरण में, जो भाई सिरोही का क्या करना है। तो पटेल जी के मन में एक ही बात कि इधर बॉम्बे प्रांत में रखना है। देखिए, सिरोही का जो एक मुख्य रूप से लगाव था वो राजस्थान से था। अपन बात कर रहे थे 1823 में सिरोही सबसे लास्ट में संधि करती है अंग्रेजों से। देखिए, जो सिरोही सबसे लास्ट में संधि करती है, तो पूछा किसे जाता है, जोधपुर वाले या मारवाड़ वालों से। मारवाड़ वाले अपना दावा करते हैं कि भाई सिरोही हमारे अधिकार में था। मान सिंह उस समय राजा होते हैं, तो अपन बात कर चुके थे वैसे पहले, जब मारवाड़ का जो सिरोही का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय, तो किसी न किसी रूप से मारवाड़ वाले अपना दावा कर रहे थे भाई हमारे क्षेत्राधिकार में है सिरोही। ठीक है, सिरोही में जो शासक जाते हैं वो मारवाड़ से जाते हैं, जालोर से जाते हैं। ठीक है, जालोर के जो शासक जाके और सिरोही में अपनी जो देवड़ा शाखा का शासन स्थापित करते हैं, लुम्बा देवड़ा, जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। तो देखिए, राजस्थान का जो बोलबाला या मत ज्यादा था इस जो सिरोही वाले क्षेत्र को लेके, लेकिन पटेल जी शार्प माइंड सरदार, जब चतुर सरदार जी, तो उनको क्या कह सकते हैं हर कोई, लेकिन फिर भी जनता आवाज उठाती है और फिर अंततः सिरोही को राजस्थान में मिलाया जाता है। सिरोही को जो देलवाड़ा और आबू वाले जो क्षेत्र थे वो 7वें चरण में मिलाए जाते हैं। हालांकि अपन जो क्षेत्र 6वें चरण में मिलाए जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी बातें उनको अपन कंप्लीट करते हैं। देखिए, इस जो 6वें चरण में सिरोही का जो विलय का जो प्रक्रिया चालू रहती है, चलती है। हीरालाल शास्त्री थे, अपन पढ़ चुके हैं, आगे चलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे। जयपुर में दीवान हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को लगता था कि जो गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही क्षेत्र में आते थे, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता था, या राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को, भोगीलाल पांड्या को वागड़े का गांधी कहा जाता है। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना, वागड़े का गांधी भोगीलाल पांड्या और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। तो हीरालाल शास्त्री का कहना था
इस सिरोही के विलय को लेकर कि हमें राजस्थान को चलाने के लिए यानी गोकुल भाई भट्ट चाहिए, और गोकुल भाई का भट्ट यानी गोकुल भाई भट्ट का मतलब है उनका क्षेत्र भी हमें चाहिए। जिस क्षेत्र से गोकुल भाई भट्ट आते हैं वो क्षेत्र भी हमें राजस्थान को चाहिए। हीरालाल शास्त्री जी का कहना था कि राजस्थान को चलाने के लिए गोकुल भाई भट्ट चाहिए, और गोकुल भाई भट्ट का मतलब है सिरोही वाला क्षेत्र, तो सिरोही क्षेत्र भी चाहिए। अब पटेल जी चतुर थे, उनको लगा कि भाई यार ये तो मानेंगे नहीं, गोकुल भाई भट्ट इनको देना पड़ेगा। देखिए इस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो जो सिरोही और आबू वाला जो सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र था, उन क्षेत्रों को और उन क्षेत्रों सहित जो 89 जो विलेज थे या 89 गांव थे, तो आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांवों को गुजरात में मिला देते हैं। ठीक है, आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांवों को गुजरात में मिला देते सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हीरालाल शास्त्री जी और राजस्थान वालों की मांग की वजह से गोकुल भाई पटेल यानी गोकुल भाई भट्ट और इनका जो गांव था इनका हातल, यानी 89 गांवों को छोड़कर जो शेष सिरोही बचा था वो राजस्थान को दे दिया जाता है। ठीक है, 89 गांवों को छोड़कर जो 89 गांव आबू और देलवाड़ा वाले सहित गुजरात में मिला दिए जाते हैं, और शेष जो सिरोही था वो राजस्थान में मिला दिया जाता है, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था हातल ये भी शामिल था। ठीक है, राजस्थान को दे दिया जाता है। देखिए जो शेष सिरोही राजस्थान को दे दिया गया, तो अब इनको लगा भाई यार ये तो गलत हो गया, ये किस प्रकार का विलय, भाई पूर्ण तो सिरोही राजस्थान में होना चाहिए, जो पूरा क्षेत्र है सिरोही का वो राजस्थान में रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया, और आधा जो सिरोही था जो मुख्य रूप से जो आर्थिक दृष्टि से जो मुख्य था या इम्पोर्टेंट था वो गुजरात में दे दिया गया, और हातल से जो शेष सिरोही था वो राजस्थान को दे दिया गया। ठीक है, देखिए ये जो प्रक्रिया थी 26 जनवरी 1950 को पूरी होती है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूरी होती है, जो ये शेष सिरोही राजस्थान में मिलाया गया था, और आबू देलवाड़ा से 89 गांव जो गुजरात में मिलाए गए थे। देखिए इससे जो 26 जनवरी 1950 से पहले की थोड़ी बात बताऊं, राजस्थान वाले बात करते हैं नेहरू जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से उस समय बड़े नेता हुआ करते थे, भाई यार ये किस प्रकार से तोड़ दिया गया है सिरोही को, हमारी भावना सिरोही के साथ है। गोकुल भाई भट्ट का जो क्षेत्र है मुख्य क्षेत्र गुजरात में मिला दिए गए हैं। तो नेहरू जी और भारत सरकार कहती है कि भाई एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो पुनर्विचार की दृष्टि के जो भी विचार रखे गए थे उनके अकॉर्डिंग जो सिरोही वाला जो क्षेत्र दिया गया था उसको तो राजस्थान में मिला ही लिया गया था। हालांकि जो फिर आगे जो पुनर्विचार किया गया था, और आगे जो 7वें चरण में अपन पढ़ेंगे कि सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा वाले जो क्षेत्र थे इंपॉर्टेंट थे उनको भी राजस्थान में मिला लिए गए थे, अपन आगे पढ़ेंगे उनको। तो देखिए ये जब 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था उसी दिन की जो है बात है, ये प्रक्रिया संपन्न होती है 6वें चरण की, और इस दिन राजस्थान का नाम कर दिया जाता है। यानी इस दिन जो ये क्षेत्र था अपना राजपूताना वाला जो क्षेत्र था जो रियासतें मिलाई गई थी, इसका मुख्य तौर पर जो नाम दिया गया था जो 6ठे चरण में 26 जनवरी 1950 को दिया गया था राजस्थान। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थान का जो राजस्थान नाम दिया गया था ये किस चरण में दिया गया था, एकीकरण के किस चरण में नाम दिया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम कर दिया गया था विधिवत तौर से। ठीक है, 6ठे चरण से राजस्थान नाम से पुकारा गया था राजस्थान को, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब इसके बाद में अपन बात करें कि अब यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा। देखिए अपन यहाँ तक चरण की बात की है, अब देखिए थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, या मुख्यमंत्री किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को पद को लेकर विवाद चलते हैं, और किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री को हटा के दूसरा बनाया जाता है और दूसरे को हटा के तीसरा बनाया जाता है, अपने जो पद का जो लालच होता है जो आज भी चला आ रहा है। ठीक है, किसी कोई भी पार्टी अपन पार्टी विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सब जानते हो कि एक पार्टी में किस प्रकार से विवाद चल रहा है अपने पदों को लेकर, और दूसरी पार्टी में किस प्रकार से विवाद चल रहा है। तो इसी प्रकार से जो विवाद जो पहले भी चलते थे, भैया आज कोई नई बात नहीं है कि भाई पद की लालच के लिए जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए भाई परेशान हो रखे हैं जो नेता, ठीक है, उस समय में भी होते थे। देखिए अब बात करते हैं ये
जो विलेय था सिरोही का, जिस प्रकार से सिरोही दिया जा रहा था राजस्थान को, वो दे दिया गया था। और जो बाकी का जो सिरोही लिया जाएगा वो 7वें चरण में लिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रथम में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, देखिए प्रथम मुख्यमंत्री बनता है राजस्थान का हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब देखिए इस समय भाई चुनाव नहीं करवाए गए थे। ठीक है, इस समय चुनाव नहीं करवाए गए थे, तो हीरालाल शास्त्री पहले आपको पता है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहले से प्रधानमंत्री चले आ रहे थे भाई, जयपुर का जब विलय किया गया था उस समय से जो प्रधानमंत्री चले आ रहे थे, बने आ रहे थे। तो चुनाव तो करवाए नहीं गए थे। ठीक है, पर चुनाव जो नहीं करवाए जाने की स्थिति में फिर क्या करना पड़ेगा, मनोनीत करना पड़ेगा। तो हीरालाल शास्त्री को प्रथम, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री के पद से, यानी भाई प्रधानमंत्री के पद को हटा दिया गया था भाई रियासतों में, और प्रधानमंत्री तो होंगे जो जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब जो संपूर्ण जो भी अब होगा, जो प्रधानमंत्री होगा जो भारत का होगा, भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन चुके थे, अब रियासतों में या जो एक राजस्थान में जो मुख्यमंत्री का पद होगा। तो हीरालाल शास्त्री को प्रथम मनोनीत, यानी चुनाव नहीं करवाए जाने की स्थिति में मनोनीत किया गया था। ठीक है, ये पहले प्रधानमंत्री थे, ये थोड़ा ध्यान रखना ना, इनके पास जो पहले पद था प्रधानमंत्री था। ठीक है, पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री थे। देखिए इसके बाद में जो दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, CS वेंकटाचार्य बनाए जाते हैं। देखिए CS वेंकटाचार्य जो बीकानेर रियासत में भी एक पद पर रह चुके थे या काम कर चुके थे, बड़े पद पर रह चुके थे। CS वेंकटाचार्य जो शार्दुल सिंह उस समय राजा थे, तो CS वेंकटाचार्य का ध्यान रखना, बीकानेर रियासत से भी इनका नाम जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए हीरालाल शास्त्री की अपन बात करें तो ये पहले से भी लोगों के माइंड में चढ़ चुके थे। जैसे जयनारायण व्यास जी थे, वो भी नाराज चल रहे थे इनसे कि मैं भी तो एक बड़ा नेता हूँ जोधपुर से, मारवाड़ से। तो अब धीरे धीरे इनके बीच में ऐसे ही चलता है। आगे अपन बात करते हैं। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य द्वितीय मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब देखिए इनके माइंड में, जयनारायण व्यास के माइंड में चल रहा था भाई मैं बनूं CM, मुख्यमंत्री का पद को लेके, यानी लालच था जयनारायण व्यास के। तो तीसरे जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं मनोनीत, जयनारायण व्यास बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास बनाए जाते हैं। देखिए 1951 से 52 तक ये जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना भाई। देखिए अब जब मनोनीत मुख्यमंत्री का कार्यकाल चल रहा था तो इनके समय में प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे जो जयनारायण व्यास। देखिए जो पॉलिटिकल की जो बातें हैं थोड़ा, लेकिन मैं बता देता हूँ वो छठे चरण में क्या हुआ था, फिर आगे 7वें चरण में किस प्रकार से कंप्लीटली जो विलय कर लिया जाता है, जो शेष जो जगह बची थी सिरोही की। ठीक है, तो प्रथम आम चुनाव करवाए जाते हैं जयनारायण व्यास के कार्यकाल में। ठीक है, देखिए 1952 में जब चुनाव करवाए गए, ठीक है, 1952 में चुनाव करवाए गए थे प्रथम आम चुनाव। देखिए अब प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं इस समय कि चुनाव होंगे। अब देखिए सब जो बड़े नेता थे ये भाग लेते हैं चुनाव में। चुनाव में भाग लेंगे तो भाई जनता वोट देगी, और जनता वोट उन्हीं को देगी जो जनता को पसंद होंगे। इससे पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री बनते आए थे या मनोनीत जो भी नेता बनते आए थे, तो मनोनीत में भाई खुद के अकॉर्डिंग मान लिया जाता था। ठीक है, आज भी अपन मनोनीत किसी को करे तो यही होता है भाई चलो इसको मान लेते हैं, इसको नेता बना दो। जनता का थोड़ा कोई इसमें रोल हुआ, कोई इंटरफेयर नहीं हुआ जनता का। लेकिन जब चुनाव होंगे तो जनता डायरेक्ट वोट देगी, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। देखिए जब जनता वोट दे रही थी तो इन लोग, ये जो बड़े नेता थे, इनको कोई पसंद नहीं कर रहा था। इसका मतलब यही हुआ ये चुनाव में हार जाते हैं। जयनारायण व्यास खुद चुनाव में भाग लेते हैं, माणिक्यलाल वर्मा खुद चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए जयनारायण व्यास
चुनाव लड़ते हैं जोधपुर से। जोधपुर के उस समय राजा थे हनुमंत सिंह। देखिए जयनारायण व्यास और हनुमंत सिंह के बीच में चुनाव होते हैं आम चुनाव में। जयनारायण व्यास को यह लग चुका था कि भाई मेरी हार निश्चित है जोधपुर से। तो जयनारायण व्यास हनुमंत सिंह के पास जाते हैं और हनुमंत सिंह को कहते हैं कि भाई यार देखो आप राजा हो, हनुमंत सिंह को आप चुनाव मत लड़ो मेरे सामने, आप चुनाव हार जाओगे। अगर आप चुनाव हारते हो और आप मारवाड़ के राजा हो, इसमें आपकी किरकिरी होगी, आपकी बात खराब होगी, आपकी बात खराब होगी तो मारवाड़ की बात खराब होगी, मारवाड़ की बात खराब होगी तो जयनारायण व्यास खुद बोलते हैं भाई मेरी खुद की बात खराब होगी। भाई मारवाड़ का राजा एक जो नॉर्मल जो आम जनता हो गया, एक प्रकार से आम आदमी के सामने हार गया या एक नेता के सामने हार गया। एक राजा का पद बड़ा होता है, ठीक है। तो हनुमंत सिंह जयनारायण व्यास को कहते हैं भाई ये तो मैं जयनारायण व्यास जी आपके सामने मैं खुद लड़ रहा हूँ। अगर ये होता कि मैं मेरे बजाय मैं कोई मेरे प्रतिनिधि को चुनाव लड़वाता या एक पत्थर को भी चुनाव लड़वाता आपके सामने, एक भाटे को भी चुनाव लड़वाता आपके सामने, तो वो भी चुनाव जीत जाता और आप हार जाते। जयनारायण व्यास जी को लगने लग गया था भाई राजा जी मानने वाले हैं नहीं। जयनारायण व्यास जी को लगा तो ये वापस जालोर साइड जाते हैं। हालांकि जोधपुर से भी चुनाव लड़ते हैं और एक सीट पे नामांकन करते हैं अपना जालोर से। तो जयनारायण व्यास उस समय 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जोधपुर से और जालोर से। हालांकि जयनारायण व्यास दोनों सीटों से हारते हैं, ठीक है, बुरे तरीके से हारते हैं जयनारायण व्यास। और उधर से जोधपुर के जो महाराजा थे वो जीतते हैं हनुमंत सिंह। माणिक्यलाल वर्मा भी इसी प्रकार से हारते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अब दोनों बड़े नेता हार गए तो अब किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए ये जो हारने का वजह था या वजह थी कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे थे शुरू से और जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं हो रखे थे। जनता इनको मान रही थी मजबूरी में, जो भी ये थे उसके अकॉर्डिंग इनको मानना पड़ रहा था भाई जनता को। तो इस प्रकार से परेशान कर रखे थे जनता को, जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। तो इसके बावजूद अब ये हारते हैं, ठीक है। तो अब भाई मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, चुनाव भी हो गए, आम चुनाव हो गए। देखिए टीकाराम पालीवाल को फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। टीकाराम पालीवाल थे, दौसा से थे, ठीक है भाई, दौसा से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दौसा से जो कैंडिडेट है भाई, ठीक है, तो टीकाराम पालीवाल दौसा के थे, ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बनते हैं, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा भी खुद चुनाव हार गए थे, तो इसके बाद में फिर बहुमत दल के नेता के रूप में टीकाराम पालीवाल को चुना गया था या टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है। देखिए ये राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम बार चुनाव हुए थे जो आम चुनाव जयनारायण व्यास के समय में 1951-52 तक जयनारायण व्यास तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए लोकतांत्रिक सरकार बढ़ती है पहली बार राजस्थान में, टीकाराम पालीवाल इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना भाई। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जो दौसा से, ठीक है। अब देखिए वापस माइंड में एक ही बात, मैं जयनारायण व्यास कि भाई यार मैं बनता था मुख्यमंत्री, हालांकि मैं हार गया हूँ, अब हार गया तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज भी जो ये प्रक्रिया चलती है भाई, अगर कोई नेता हार जाता है उसको कुछ बड़े पद पे रखने की प्लानिंग होती है तो उस पार्टी की किसी सीट को खाली करवाया जाता है और उस सीट से वापस उपचुनाव करवाए जाते हैं। तो जयनारायण व्यास के जो लालच, वही बात भाई मैं मुख्यमंत्री बनूं। जयनारायण व्यास किशनगढ़ सीट जो अजमेर से आती थी, किशनगढ़ सीट को खाली करवाते हैं, किशनगढ़ सीट पर उपचुनाव करवाते हैं, ठीक है। जयनारायण व्यास उस सीट से जीत जाते हैं। तो देखिए ये होता है, जैसे मान लो आज भी कोई कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस के बड़े नेता को वहां से उपचुनाव जीतना है या लड़ना है, तो उस सीट को खुद ऐसी सीट ढूंढेंगे कि वहां पर उस पार्टी का बोलबाला रहा हो या मजबूत रही हो वो सीट, उस सीट से किसी विधायक को यानी इस्तीफा दिला देंगे या खाली करवा देंगे। या बीजेपी की कोई सीट मजबूत हो और बीजेपी के कोई बड़े नेता को वहां से उपचुनाव लड़ना है तो उस सीट को खाली करवा देंगे, यानी खुद के विधायक से इस्तीफा दिला देंगे और खुद फिर कोई जो बड़ा नेता होगा वो उपचुनाव लड़ लेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रक्रिया चलती है। तो जयनारायण व्यास किशनगढ़ सीट को खाली करवा लेते हैं और किशनगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ते हैं, यानी उपचुनाव करवाते हैं और खुद जीत जाते हैं। देखिए अब जयनारायण व्यास
खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जय निवास बनते हैं 1952 से 1954 तक रहते हैं। ठीक है, 1952 से 1954 तक रहते हैं, लगभग 2 साल रहते हैं हमें भाई। और जो ये टीकाराम पालीवाल थे ये 1952 से 1952 तक ही रहते हैं, मार्च से अक्टूबर तक रहते हैं। ठीक है, मार्च 1900 यानी 52 से अक्टूबर 1952 तक मुख्यमंत्री रहते हैं टीकाराम पालीवाल। तो अब देखिए बात यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, किशनगढ़ से उपचुनाव करवाया था। ठीक है, अब देखिए जयनारायण व्यास के जो कार्यकाल चल रहा था आराम से, टीकाराम पालीवाल 52 से 52 में साइड में हो जाते हैं, जयनारायण व्यास खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं इधर। जयनारायण व्यास का जो कार्यकाल चल रहा था आराम से भाई सही तरीके से, लेकिन जनता को लगा, जनता को क्या लगता है, अपने जो नेता ही नेता थे अपने जो पार्टी के, भाई खुद ही एक ही पार्टी के से थे टीकाराम पालीवाल भी, पर टीकाराम पालीवाल को हटा के जैसे अब जयनारायण व्यास के लग रही थी भाई मैं बनूं। अब जो माणिक्यलाल वर्मा जी थे वो भी एक जगह नहीं बैठ रहे थे, वो भी जगह नहीं ले रहे थे। ठीक है, तसल्ली नहीं मिल रही थी, ठंड नहीं मिल रही थी उनको भी, भाई यार जयनारायण व्यास जी नहीं बनने चाहिए मुख्यमंत्री। माणिक्यलाल वर्मा लगाते हैं कुछ जुगाड़ बाणी, माणिक्यलाल वर्मा आगे बात पहुंचाते हैं आला कमान के पास। ठीक है, नेहरू जी के पास बात पहुंचती है कि भाई शासन सही नहीं चल रहा राजस्थान में, जयनारायण व्यास मनमानी कर रहे हैं, यानी जनता को परेशान कर रखे हैं, सही काम नहीं करवा रहे, सड़के उड़ के नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं प्रशासन से संबंधित, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लगाए जाते हैं। और भी फिर माणिक्यलाल वर्मा कुछ लोगों को साथ ले लिए होंगे, भाई एक बंदे एक जाने से तो कुछ ही नहीं होता, और लोगों को ले लिए होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर बहुमत दल का जो नेता होता उसका चुनाव करवाया गया। ठीक है, देखिए बहुमत दल का जो नेता का चुनाव करवाया गया था, जो प्रथम बार करवाया गया था राजस्थान में। ठीक है, जयनारायण व्यास के समय में ही प्रथम आम चुनाव होते हैं, जयनारायण व्यास के जो समय में ही प्रथम बार बहुमत दल के नेता का चुनाव करवाया जाता है। तो उसमें भाई अब डिसीजन लिया गया भाई चुनाव करवाओ जयनारायण व्यास के, और फिर अब भाई सामने कौन लाए, भाई बहुमत दल के नेता के रूप में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सामने कौन रहेगा। तो देखिए माणिक्यलाल वर्मा जी खुद चुनाव हार चुके थे, तो वो तो लड़ नहीं सकते थे, तो फिर ये कहते भाई हमारी तरफ से तो, या और कोई बहुमत दल के नेता के रूप में कोई चुनाव लड़वाना चाहो तो एक जो बंदा है इसको चुनाव लड़वा दो, वो था मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया बहुत ही, इनका अलग इतिहास रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। मुख्यमंत्री देखिए मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे युवा सीएम बनते हैं। बहुमत दल के नेता का जो प्रथम बार चुनाव करवाया गया था जयनारायण व्यास के समय में करवाया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया को बहुमत दल के नेता के रूप में चुना जाता है। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा चल रही थी, निर्वाचित विधानसभा चल रही थी, इसमें तीसरे मुख्यमंत्री थे, ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा चल रही थी, इसके तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री है भाई मोहनलाल सुखाड़िया, प्रथम टीकाराम पालीवाल थे, दूसरे जयनारायण व्यास थे, तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया। पहली ही विधानसभा चल रही है, 3 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना ढंग से। तो ये सबसे कम उम्र में सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, ये लगभग 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लगातार 17 साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे थे। ठीक है, देखिए 1952 में ये मोहनलाल सुखाड़िया 1954 में
मुख्यमंत्री बनते हैं और 1971 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये थोड़ा ध्यान रख लेना, 13 नवंबर 1954 को ये मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया, और 8 जुलाई 1971 तक मुख्यमंत्री रहे थे। डेट के कोई ज़्यादा वो नहीं है, बाउंडेशन आप डेट भी याद रखो, लेकिन 1954 से 1971 तक मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंदिरा गांधी जी के समय में कुछ विवाद हो गया था, तो राष्ट्रपति के चुनाव से जो रिलेटेड जो विवाद हुआ था उसको लेकर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया को पद से हटा दिया गया था। नहीं तो देखिए भाई, बंदा 17 साल तक मुख्यमंत्री के पद पे रहा है, आगे पता नहीं कितने साल तक रहता, तो ये तो भाई अपन कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना, 13 नवंबर 1954 से लेके 8 जुलाई 1971 तक, यानी 17 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के सबसे युवा सीएम रहे हैं या युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता कहा जाता है, इसके देखिए थोड़ा सा आप भी सोच सकते हो, जो बंदा 17 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहता है या रह रहा है, तो वो 17 साल में कुछ तो इंपॉर्टेंट काम करवाएगा। राजस्थान नया नया बना है, एकीकरण हुआ है। इसके बाद में देखिए तीन मुख्यमंत्री मनोनीत हो चुके हैं, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, ठीक है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, मनोनीत 3 मुख्यमंत्री हो जाते हैं। फिर इनमें जो चुनाव होते हैं, एक मुख्यमंत्री बनता है, दूसरा फिर उपचुनाव करवाकर मुख्यमंत्री बनता है, फिर दूसरा को हटाया जाता है बहुमत दल के नेता के रूप में जो चुनाव करवाए जाते हैं, फिर तीसरा मुख्यमंत्री बन रहा मोहनलाल सुखाड़िया बन रहे। तो एक ही विधानसभा में जब 3 मुख्यमंत्री बन रहे हो तो क्या ही काम करवा पाएंगे जो पहले वाले दो। जो तीसरा मुख्यमंत्री टिका ढंग से 17 साल तक अगले ने अपनी पारी खेली है, ठीक है, तो 17 साल में कुछ ना कुछ तो काम करवाएगा भाई, जो मॉडर्न तरीके से जो डेवलपमेंट करवाएगा, कंस्ट्रक्शन करवाएगा राजस्थान में, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता ही होगा। एकीकरण हुआ उसके बाद में कुछ डेवलप करवाएंगे, पहले तो राजाओं के अंडर में चलता था, ठीक है, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं जो मोहनलाल सुखाड़िया, और 17 साल तक लगातार शासन करे थे, और 38 वर्ष की उम्र में तो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। देखिए अब लगभग अपनी बातें कंप्लीट हो चुकी है। 6वां चरण अपन पढ़े हैं, अब 7वां चरण जो पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे और अपना एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो 6वां चरण था इसमें ज़्यादा बात तो नहीं थी, सिरोही को लेकर जो बात थी वो अपन कर लिए हैं। 6वें चरण में जो सिरोही को लेकर भी बात थी, जो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र जो गुजरात या बॉम्बे प्रांत को दे देगा, तो अपन ये बात करें तो एक बार अपन जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। देखिए राजस्थान के एकीकरण का जो 6वां चरण था, इसमें राजस्थान जो गोकुल भाई भट्ट का जो गाँव था हाथल था, वो सिरोही में पड़ता था। गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही से आते थे, इनका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि भाई सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र बॉम्बे प्रांत में लाए जाएंगे, लेकिन हीरालाल शास्त्री और जो राजस्थान की जनता थी उनका कहना था कि भाई हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए राजस्थान चलाने के लिए, और गोकुल भाई भट्ट का मतलब है कि सिरोही वाला क्षेत्र चाहिए, ठीक है। तो यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोकुल भाई भट्ट वाला जो क्षेत्र था जिनका गांव था हाथल, ये क्षेत्र राजस्थान को दे दिया जाता है, और आबू और देलवाड़ा बॉम्बे प्रांत में मिला दिया जाता है। नेहरू जी से बात करते हैं, हीरालाल शास्त्री पुनर्विचार की बात कही जाती है और इसको पेंडिंग में छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो ये शेष सिरोही था ये राजस्थान में मिला लिया जाता है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया थी, ये जो 26 जनवरी 1950 को सब कंप्लीट होती है। इस दिन राजस्थान का नाम राजस्थान रखा जाता है, राजस्थान दिया जाता है, ये विधिवत तौर से राजस्थान नाम दिया जाता है, ठीक। इसमें प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं हीरालाल शास्त्री बनते हैं, ठीक है। दूसरे जो मुख्यमंत्री बनते हैं मनोनीत जो CS वेंकटाचार्य बनते हैं, जो बीकानेर रियासत में जो काम कर चुके थे। तीसरे जो मुख्यमंत्री बनते हैं मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते हैं 1952 में, ठीक है, 1951 से 52 तक रहते हैं। 1952 में इनके समय में प्रथम आम चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो समय में जो प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे, इसमें देखिए भाई जो मुख्यमंत्री बने थे जो प्रथम, ठीक है, तो वो बने थे टीकाराम पालीवाल जो 2 साल से आते थे, ठीक है। दूसरे जो यानी उपचुनाव करवाकर जो फिर जयनारायण व्यास खुद मुख्यमंत्री बनते, तो दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हो गए जयनारायण व्यास बन गए, ठीक है। फिर वापस जो बहुमत दल के नेता के रूप में चुनाव करवाकर जो तीसरा निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो बनाए जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान की प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा थी, उसमें जो तीसरे मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे। सबसे युवा CM थे राजस्थान के, सबसे युवा मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, सबसे यानी
लगातार 17 साल तक इनका कार्यकाल रहा था, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है भाई मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। और जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं जो मोहनलाल सुगाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो 1971 में 1971 में, हाँ, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो विवाद चला था उसके अकॉर्डिंग इनको हटा दिया जाता है अपने पद से। देखिए हालांकि अब 17 साल तो ये कार्यकाल अपना कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपना कंप्लीट कर लेंगे, शायद कर ही लेंगे, अब तो क्या ही हटेंगे। हालांकि लग रहा है खुद सिस्टम थोड़ा इनका हिलता रहता है। अगर ये कर लेते हैं तो 15 साल तक तो हो ही जाएगा इनका जो कार्यकाल। वसुंधरा जी 2 बार कर चुके हैं, कार्यकाल अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि देखिए मैं पहले भी मुख्यमंत्री खूब बने हैं, लेकिन कंप्लीट कार्यकाल हर किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो गहलोत जी 15 साल कर लेंगे शायद, तो और मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल कर लिए थे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 7वां चरण अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।